क्लास 1 में हम लोगों ने बेसिक से सारी चीज़ों के बारे में जान लिया था कि जीके हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कंटेंट कौन कौन से रहेंगे और किस तरीके से हम जीके को कवर करने वाले हैं। और वहाँ पे मैंने आपको एक ओवर व्यू दे दिया था किस तरीके से हिस्ट्री हमारी चलने वाली है और बाकी किस तरीके से टॉपिक्स चलने वाले हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज था, फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज था, उसके बाद हिस्टोरिक एज था। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इनको हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर जीके का पूरा पोर्सन है, इवन दो कि जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछा है। तो हम चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर लगेगा और आप चीज़ों को यहाँ पे नोट करते रहना और उसको वीक में रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, तो यहाँ से क्लासेस आपकी थोड़ी सी डेप्थ में होगी और थोड़ी सी डिटेल में होगी। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता होगा, अगर आपने क्लास 1 देखा होगा, कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि भाई उस टाइम पे अभिलेखों का अभाव था, यानी कि लिखित चीज़ें आपको नहीं मिलती थी। प्रारंभिक पत्थर के कुछ औजार मिलते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल का मतलब है स्टोन एज, इस टाइम को बोला गया था। ठीक है, अब जो पाषाण काल है ना, इसको 4 पार्ट में, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझने के लिए यहाँ पे एक और युग, धातु युग को लिख दिया हूँ। तो जो हमारा पाषाण काल था वो बहुत ही पुराने टाइम में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसको बोला जाता है, और उस टाइम में इसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, मैं इस पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आप मैप देख रहे हो ये इंडिया का स्टोन एज के टाइम का मैप है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये चीज़ें इंडिया में किस राज्य से मिली थी या फिर अभी उस राज्य का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप एसएससी की बात करोगे या फिर रेलवे एग्जाम्स की भी बात करोगे। ठीक है, अब देखो बारी बारी से हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। शब्द उत्पत्ति, पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर का काल। यह लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक फैला था। अगर आपको ईसा पूर्व और या फिर ईसा के बाद वाला समय से में कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्लास 1 जाके आप देख लेना, 1.25 करके भी देख लोगे तो आपको एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इस काल में भारत में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, तो भाई पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ठीक है, उपकरणों और तकनीकों के आधार पर इसे 3 चरणों में बांटा गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो प्रागैतिहासिक काल है इसको यहाँ पे टोटल 3 चरण में बांटे गए थे, लेकिन जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बस आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ते रहो, दिमाग में बैठाते रहो और नोट्स बनाते रहो और उसको रिवाइज करते रहो, चीज़ें अपने आप ही देखोगे कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, इसमें देखो क्या हुआ था कि हरियाणा के पिंजौर से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक का जो एरिया है वहाँ पे क्वार्जाइट पत्थरों के औजार मिले। अब क्वार्जाइट पत्थर क्या होता है, तो ये आप जो एक पत्थर देख रहे हो कुछ इस तरीके का पत्थर होता है, जो रेत होती है ना, रेत पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वो काफ़ी टाइम बाद, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर बाद या फिर सैकड़ों हजारों साल बाद वो कुछ इस तरीके का पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्वार्जाइट पत्थर, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो वो कहाँ से पाए गए थे, तो हरियाणा के पिंजौर से लेके हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक पाए गए थे। अब आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि भाई नालागढ़ कहाँ है या फिर पिंजौर जो है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछता है और वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। गुजरात की जो साबरमती नदी आपको पता है, माही नदी और नर्मदा नदी के तलहटी में अनेक स्थल खोजे गए थे। लोगों ने आग पर नियंत्रण करना, मांस को भूजना और जानवरों को भगाना इस टाइम पे सीखा निम्न पूरा पाषाण काल में। जीवन जो शैली थी, शिकार और भोजन का संग्रह भी करना सीखा, गुफाओं में और पेड़ों पर रहना भी सीखा इस टाइम पे। और महत्वपूर्ण स्थल जो है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कश्मीर में बात करोगे तो जो पहलगाम है वो कश्मीर में है, जैसे कि यहाँ पे जितनी आपकी स्टोन एज है ना वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो पहलगाम है ये आपके कश्मीर में है। इसी तरीके से आपको सब याद करना है। बेलन घाटी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को जूम करोगे तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि जो नेवासा है ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये एक एक जो वर्ड है इसको आपको रिलेट करना है कि भाई कौन सा जो जगह है, पुरातात्विक स्थल है, वो किस स्टेट में है अभी इस टाइम पे। जो हुंसी है ये कर्नाटक में है, और अतिरमपक्कम, एल्यूलियन औजार और पशुपाद चिन्ह ये मिले थे यहाँ पे अतिरपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे ऐड कर दिया है। भीमबेटका और सोन घाटी में भी इस काल के औजार मिले हैं। ठीक है, मनुष्य का जो प्रकार था उस टाइम पे वो होमो हैबिलिस था या और होमो इरेक्टस
जो मनुष्य का जो प्रकार था वो उस टाइम पे हुआ करता था। लेकिन ये भाई कुछ इस तरीके का उस टाइम पे मनुष्य हुआ करते थे जिनकी हाइट काफ़ी कम होती थी और थोड़ा सा वो झुक के चला करते थे। ठीक है, तो फोटो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको चीज़ों को इमेजिन करके याद करने में आसानी रहे। उसके बाद आया मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस काल की विशेषता क्या थी? सल्क उपकरण यानी कि फ्लेक टूल्स और आग का व्यापक उपयोग। ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो पत्थर है ना, जो ये नुकीले होते हैं ना, जब इनको नुकीला कर दिया जाता है और नुकीला करके शिकार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो उसी को बोलते हैं फ्लेक टूल्स यानी कि सल्क यानी कि नुकीले उपकरण। ठीक है, और आग का उपयोग भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा होने लगा था मध्य पूर्व पाषाण काल में। भाषा के आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। उपकरण चकमक पत्थर, फ्लिंट से बनी परिष्कृत हल्के औजार भी इस टाइम पे यूज किए जाने लगे थे। जो कालावधित यानी जो समय चल रहा था वो 10,000 ईसा पूर्व का समय चल रहा था मध्य पूरा पाषाण काल में। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो लूनी घाटी कहाँ पे है? राजस्थान में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। सोन नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सारे के सारे जो औजार वगैरह सब कुछ पाए गए थे। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार और पूर्वी घाट क्षेत्र, यहाँ पे भी ये सारे के सारे जो औजार हैं वो पाए गए थे। और मध्य पूर्व पाषाण काल का जो रिलेटेड इनसे जो स्थल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अतिरिक्त इस समय के लोग छोटे समूह में रहते थे और अर्ध घुमंतु थे यानी कि मतलब कि नंग नहीं घूमा करते थे। उन्होंने हड्डी और सींग से भी औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो सारी चीज़ें आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि यार ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और देखो यार, ये थ्योरी क्लास है ना, ये कोई PYQ क्लास नहीं है कि आप याद करोगे भूल जाओगे। आपको सारी चीज़ें रिलेट हो पाएंगी कि गगन भाई ने ये बोला था, अगर आप जो 3 ऑप्शन होते हैं ना भाई, 4 ऑप्शन, उसमें से 3 ऑप्शन को आप कट कर पाओगे। ठीक है, तो सारे जो टीचर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं भाई, उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाने में दिक्कत आती है। PYQ तो उठाए और ऑप्शन को कट कट करा दिए, भाई हो गया। तो उस तरीके से नहीं, मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में और रिसर्च और एनालिसिस करके सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आता है भाई उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। इस काल में क्षेत्रीय पत्थर उपयोग उद्योगों का विकास हुआ था। अन्य होमोनिन प्रजाति समाप्त हो चुकी थी। ये जो होमोनिन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये होमोनिन प्रजाति जो कि काफ़ी छोटे कद के होते थे, ये खत्म हो चुके थे। उसके बाद होमोसेपियंस आने की बारी थी। तो जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है कुछ इस तरीके से हुआ था और ये वाली प्रजाति है वो उच्च पूरा पाषाण काल में खत्म हो गई थी। इसके बाद होमोसेपियंस आना स्टार्ट हो गए थे। अन्य होमोनियन प्रजाति समाप्त हो चुकी थी। गुफा काल भी इसी समय स्टार्ट हुआ। गुफा कला यानी कि केव आर्ट, जो गुफा होती है ना उसमें आर्ट बनाना इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जानवर और मानव आकृतियों के चित्र, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यह काल ह्यूम युग यानी कि आइस एज के समांतर था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइस एज के समांतर कौन सा युग था? तो उच्च पूरा पाषाण काल था। प्रेशर फ्लकिंग तकनीकी, पत्थर पर बिंदु, खांचे और निशान दबाव से बनाए जाते थे। ये सारी की सारी जो तकनीकी है ये आपके उच्च पूरा पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं उच्च पूरा पाषाण काल के? सोहन घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। हमको याद हो जाएगा, एक ही चीज़ 2-2 3-3 बार आप देखोगे। नर्मदा घाटी कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जो थार मरुस्थल है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। विश्व स्थल पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका में भी इसके जो निशान है वो सारे के सारे पाए गए थे। होमोसेपियंस आधुनिक मानव जिसको कहा जाता है का उदय इसी काल में हुआ था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनका जो टाइम है वो खत्म हो रहा था, वो होमोसेपियंस धीरे धीरे आ रहे थे, इनकी उत्पत्ति होते जा रही थी। ठीक है, अब जो मध्य पाषाण काल है इसी टाइम पे होमोसेपियंस जो है वो फिर मतलब कह सकते हो कि आ गए थे। इनका इवोल्यूशन जो वो फिर हो चुका था, जिसको बोला जाता है मेसोलिथिक एज। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 यानी 1867 में हुई थी। और किन्होंने किया था भाई? कि तो जब CL कार्लाइल, ठीक है, CL कार्लाइल, भाई यार ये जो फिरंगी होते हैं इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं ना, तो CL कार्लाइल ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी थी। और कहाँ पे दी थी? विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणो पकड़, भाई इतने टफ पड़े ना, पाषाणो पोकरण माइक्रोलिथिक खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शब्द उत्पत्ति, मेसो का मतलब है मध्य और लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी कि मध्य पत्थर का काल। आपने अर्लीस्ट वाला पढ़ लिया, अब है मध्य पत्थर का काल। कालावधि कौन सी थी? तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल इस टाइम पे चल रहा था। इसमें छोटे और परिष्कृत औजारों जैसे कि माइक्रोलिथिक देखने को मिले। आपको मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो औजार दिखाए ना, ये बहुत ही जब छोटे हो गए, लाइक कि बिल्कुल जो
फिंगर है ना, फिंगर टिप्स पे आने लगे, इतने छोटे छोटे औजार आने लगे। जो साइज आप देख रहे हो इतने छोटे छोटे 1 इंच से लेके 2 इंच के आसपास के छोटे छोटे औजार आने लगे। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोलिथिक। जो माइक्रोलिथिक बोल सकते हो औजार है, माइक्रोलिथिक औजार उसी को बोलते हैं जो छोटे छोटे काफ़ी माइक्रो छोटे छोटे औजार को बोलते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता थी, कुत्ता पहला पालतू जानवर बना। तो पहला पालतू जानवर कुत्ता बना था मध्य पाषाण काल में। लोग नदी के किनारे झोपड़ियों में बसने लगे। शिकार और भोजन संग्रह के साथ कृषि की शुरुआत का जो संकेत है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, यानी कि होमो सेपियंस ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, मानव अस्थियां इस काल से मिलनी शुरू हुई, जिससे दफन प्रथाओं और सामाजिक जीवन का भी पता हमें चलता है। औजार माइक्रोलिथिक, छोटे पत्थर के उपकरण, नुकीले, हल्के और शिकार हुई तो उपयोगी। तो ये जो टफ क्वेश्चंस आप देख रहे हो, टफ वर्ड्स देख रहे हो, आजकल एग्जाम्स में वही सारी चीजें आ रही है। तो आपको मैं बिल्कुल डेप्थ में हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रमुख स्थल इसके कौन से थे? तो सराय नाहर राय, मदहादा महदाहा उत्तर प्रदेश में है और बाघोर मध्य प्रदेश में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। मध्य प्रदेश में है। देखो आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में। भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। तिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जो जगह है ना वो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहना चाहिए। लंघनाच कहाँ पे है? गुजरात में। अखाज कहाँ पे है? गुजरात में। हिरपुरा और अमरापुर गुजरात में है। इसी तरीके से जो पटने और पछाड़ है वो है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, महदाहा, लेखहिया, चौपानी मांडो, ये है हमारे यूपी में। ठीक है, पैसरा कहाँ पे है? बिहार में। कुचाई है उड़ीसा में। बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में मुचातला, चिंतामनुगावी और गौरी गुंडम, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। तेनमलाई केरल में। तो थोड़े भाई ये जो नाम है ना, मैं यूज टू नहीं है इन सारे नामों से भाई, कभी कभी बस पढ़ता हूँ, तो इसलिए ये नाम थोड़े से टफ हैं, तो इनको आपको याद करना है। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतिरिक्त की बात करोगे, जैसे कि ये देखो, यही है आपका जो भीमबेटका गुफा है ना, उसके अंदर जो चित्रकला बनी हुई है ना, पत्थरों को कुरेद कुरेद के, जानवरों की, मानव की, इन सारी चीज़ों की, इसी को भाई बोलते हैं। ठीक है, तो यही भीमबेटका की गुफा के अंदर चित्र बना हुआ है। इसको आप देख लो, माइंड में ये सारी चीज़ें बैठा लेना। इस काल में पहली बार भित्ति चित्र, रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है। किस काल में भाई पहली बार देखने को मिलता है? मध्य पाषाण काल में पहली बार इस टाइप की चित्रकला देखने को मिलती है। यानी कि भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? रॉक जो पेंटिंग होती है, इस टाइप की कला मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। मोर के, हिरण के, बकरी के और गाय के चित्र मिलते हैं। ये याद रखना किस किस के चित्र मिलते हैं? मोर के, हिरण के, बकरी के और गाय के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज। शब्द की उत्पत्ति, नियो का मतलब है नया, लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी कि नया पत्थर का काल। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लब्बाक ने किया था। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद करते जाना आप और नोट्स बनाते जाना जैसे जैसे मैं चीज़ों को पढ़ाते जा रहा हूँ। जॉन लब्बाक ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? कैसे पता चलता है कि भाई ये नवपाषाण काल चल रहा है? कृषि की शुरुआत हुई थी। पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना बहुत ही तेजी से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो कुत्ता बनाया गया था पालतू जानवर मध्य पाषाण काल में, लेकिन जो बाकी और जानवर हैं उनको नवपाषाण काल में तेजी से पालतू बनाया जाने लगा। जैसे कि और भी आए होंगे, जो भी नए नए जानवर आए होंगे। मिट्टी के बर्तन यानी कि पोट्री का भी विकास हुआ इस टाइम पे। पॉलिश किए हुए औजारों और माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का भी उपयोग किया जाने लगा। जो माइक्रोलिथिक ब्लेड्स है ना, वो भी छोटे छोटे जो पत्थर है उनके ही बनाए जाते थे, लेकिन थोड़े से शार्प होते थे। ठीक है, पतले पतले होते थे। अस्थाई जीवन शैली की इस टाइम पे शुरुआत हो गई थी नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में। मेगालिथिक, अब देखो यार यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट काफी आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? बड़े पत्थरों से बनी संरचना या फिर कब्र। आपने फॉरेन की बहुत सारी फोटो देखी होगी जिसमें इस टाइप के वॉलपेपर आपने देखे होंगे। तो ये जो बड़े बड़े संरचना जो कि उस टाइम पे बने हुए थे, नवपाषाण काल के बने हुए थे, तो ये सारे के सारे इनको बोला जाता है मेगालिथिक। बड़े पत्थरों से बनी चट्टाने या फिर कब्रें। आपने बहुत सारे ऐसे भी देखोगे, ऐसे चट्टाने, कुछ फोटो इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, जो कि इमोजी वगैरह में भी चलता है। इस टाइप का जो आकृति आपने देखा होगा, ये सारे के सारों को भी हम लोग मेगालिथिक ही बोलते हैं। ठीक है, भारत में यह प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुई थी। तो भारत में भी ऐसी बहुत सारी कलाएं हमें देखने को मिलती हैं। कायरन सर्कल्स, इसका मतलब होता है पत्थर की पंक्तियों में कब्रों के चारों ओर बनाए गए वृत्त, इसको बोलते हैं कायरन सर्कल्स। तो ये जो वर्ड है ना, इनको आप याद रखना। कायरन सर्कल किसको बोलते हैं? डोलमेन बोलते हैं दो या अधिक खड़े पत्थरों पर रखे गए बड़े
क्षैतिज पत्थर मकबरे के रूप में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मकबरे के रूप में जो बड़े पत्थर हैं उनके ऊपर रखा गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोलमेन, डोलमेन बोलते हैं, याद रखना। मेनहिर सीधे खड़े पत्थर प्रागैतिहासिक यूरोप में पाए गए। आपको मैंने बताया कि कुछ इस टाइप के जो इमेज आपने देखे होंगे, किसी आदमी का कुछ इस तरीके से नीचे पत्थरों के ऊपर रहता है, 2-3 इमेज देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं मेनहिर सीधे खड़े पत्थर। प्रागैतिहासिक यूरोप में ये सारे के सारे जो पत्थर है वो पाए जाते थे और उनको मेनहिर बोलते थे। तो वर्ड डायरेक्टली पूछ देता है कि इसको क्या बोलते थे, ठीक है। औजार, भाले की नोक, तीर की नोक, काटने कूटने के औजार, ये सारे के सारे औजार भी नवपाषाण युग में पाए जाने लगे। मुख्य उपयोग क्या था? भोजन प्राप्ति करना और शिकार करने के लिए ये सारे के सारे जो औजार है वो बनाए जाते थे। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पे नवपाषाण काल के हमें जो संरचनाएं वो सारी की सारी और औजार वगैरह देखने को मिला। जैसे मेहरगढ़, बार बार पूछते हैं मेहरगढ़ कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में है। बुर्जहोम कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में है। गुफ्र काल कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और कोल्डिहवा भी कहाँ पे है? यूपी में है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। चिरांद बिहार में है। संगनकल्लू कर्नाटक, ब्रह्मागिरी कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, पिकलीहल कर्नाटक और हल्लूर कर्नाटक। तो यहाँ पे मुझे खुद याद आ रहा है कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफ्र काल, बेलन घाटी, कोल्डिहवा, चिरांद और मतलब ब्रह्मागिरी, मास्की, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, मैं 1000 बार सुना हूँ, कई बार सुना हूँ, और इनका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। एसएससी के एग्जाम में भी आए भाई और रेलवे के एग्जाम में भी आए। तो ये आपको बस यही याद करना है कि ये सारे के सारे जो जगह है ना वो पार्टिकुलर किस स्टेट में है और किस टाइम के, किस काल के ये सारे के सारे जगह हैं, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु में पय्यामपल्ली और आंध्र प्रदेश में उत्तूर, नागार्जुनकोंडा और बुदीहाल, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप नोट्स बनाते हुए जाना। अतिरिक्त इस काल में पहली बार वस्त्र निर्माण यानी कि कॉटन वेविंग के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है, यानी कि वस्त्र का भी निर्माण हुआ है नवपाषाण काल में। धान की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो धान की खेती सबसे पहले कहाँ पे प्रमाण मिलता है? तो भाई यूपी में मिलता है, और यूपी में किस जगह पे? कोल्डिहवा नाम की जगह पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब देखो भीमबेटका गुफा की हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, यानी कि यहाँ लोग रहते थे। यहाँ यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका खोज कब हुआ था? 1957 से लेकर 1958 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो आपको सिर्फ विष्णु श्रीधर याद करना है कि भाई जो विष्णु श्रीधर थे इन्होंने ही भीमबेटका गुफा की खोज 1957 से 58 के बीच में की थी, ठीक है। भीमबेटका चित्र को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। किस टाइम के किया था? 1990 में किया था, और यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आप देख रहे हो कैसे कैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो 2003 जुलाई में यूनेस्को ने इसे भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया था। स्पष्टीकरण, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर दी हमने। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर स्थल था। यहाँ 700 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें 400 प्लस रंगीन चित्र भी बने हुए हैं। भाई उस टाइम पे कलरफुल चित्र बनाना, दिस इज मतलब इनसेन। चित्रों में शिकार हैं, नृत्य के भी शिकार हैं, पशु दैनिक जीवन के भी दृश्य वहाँ पे दर्शाए गए हैं। उपयोग किए गए रंग लाल रंग, सफ़ेद रंग और पीला रंग, ये टोटल 3 रंग जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए थे, जो कि प्राकृतिक खनिजों से बने हुए थे। और ये देखो, ये भाई भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच इंडिया में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करते रहना है। यह स्थल भारत में मानव संस्कृति, कला और जीवन का प्रारंभिक दस्तावेज है, ठीक है, उसको ये प्रूफ करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुआ था भाई? 2003 में ये ऐड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद करते रहना। स्टैटिक भी आपका मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें मतलब आपकी प्रिपेयर होते रहेंगी, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर होती रहेंगी और माइंड में सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने से भाई आप जीके में अच्छा नंबर नहीं लेके आ पाओगे। और ये भाई भीमबेटका गुफा का कुछ चित्र,
ठीक है। और कुछ इस तरीके की चित्रकारी उस टाइम पे होती थी और कलरफुल भी होती थी। और कलर भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, लाल, सफ़ेद और पीला, ये 3 कलर यूज़ करके इन लोगों ने चित्र को बना रखा था। चिरांद बिहार में है, आपको मैंने बता दिया है। सारण जिला में ये स्थित है। गंगा नदी के उत्तरी तट पर ये स्थित है। भाई उत्तरी दक्षिणी भी पूछ रहा है आजकल। नवपाषाण काल का स्थल, विशेषता निरंतर पुरातात्विक रिकॉर्ड वाला प्रागैतिहासिक टीला, ठीक है। अब जो गुफ्र काल है, गुफ्र क्राल है, ये जम्मू कश्मीर में है। स्थान बनमीर गांव में स्थित है। इसकी विशेषता है कुम्हारों द्वारा बसाया गया क्षेत्र है, गुफाओं में निवास, ठीक है। तो गुफ जो क्राल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या था और इसका विशेषता क्या है, तो ये कुम्हारों द्वारा बसाया गया क्षेत्र है और गुफाओं में निवास करते थे लोग, वही इसकी इस जगह की विशेषता है। बनमीर गांव में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे गुफ क्राल स्थित है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, तांबे की चूड़ी, पिन, पत्थर के सेल्ट, स्क्रेपर, रिंग स्टोन, पालिश की हुई हड्डी की सुई, मोती, टेराकोटा की वस्तुएं भी यहाँ पे मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद करते हुए चलना और माइंड में बसाते हुए चलना। तो पुराने समय में यार मतलब बहुत सी पुरानी पुरानी चीज़ें और अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है ना, वो इन सारी जगहों पर मिलती थी। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पहले तो इंडिया में ही रहा होगा। सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है, तो भाई सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल कौन सा है, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लोग धूप में सूखी ईंटों से घर बने घरों में रहते थे। भाई समझ रहे हो, उस टाइम पे भी लोग सूखी ईंटों से बने घरों में रहते थे। कहाँ पे, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। फसलें जैसे कि जौ का कहाँ देखने को मिलेगा, मेहरगढ़ में। गेहूं कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेहरगढ़ में। लेकिन सबसे प्राचीन जो धान है वो कहाँ पे पाया गया था, यूपी में पाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठाते रहना। कपास की जो खेती का सबसे पहला प्रमाण लगभग 7000 वर्ष पूर्व मिला था। तो कपास की खेती का पहला प्रमाण भी कहाँ मिला था, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ मिला था। और घर जो वर्गाकार या फिर आयताकार थे, इनका भी प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़, पाकिस्तान में मिला था। उसके बाद है इनाम गांव, ठीक है। ये एक ताम्रपाषाण युग की बस्ती है। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल देखो, ये धातु युग। तो जो ताम्रपाषाण युग है वो हालांकि वो नवपाषाण काल के अंदर ही आता है, लेकिन मैंने आपको इजी समझ के लिए एक और युग लिख दिया, धातु युग। कहीं कहीं पे धातु युग भी देखने को मिलता है। मेटल एज, जिस टाइम पे मेटल आना स्टार्ट हो गया था, पत्थरों से लोग मेटल की तरफ बढ़ चुके, ठीक है। तो यही है ताम्रपाषाण युग की बस्ती। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो याद रखना भाई, जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है, तो इनाम गांव से है। स्पष्टीकरण, इनाम गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। धोड़ नदी, भाई क्या है, घोड़ नदी, भीमा नदी की जो सहायक नदी है के किनारे स्थित है। भाई ये कुछ चीज़ें तो मैंने भी याद नहीं की जब मैं रेलवे की प्रिपरेशन और एसएससी की प्रिपरेशन करता था, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है जीके वो देख रहे हो काफ़ी डेप्थ में आने लगा है, ठीक है। तो जो घोड़ नदी है वो महाराष्ट्र में है। भीमा नदी की सहायक नदी है के किनारे स्थित है इनाम गाँव। जोरवे संस्कृति 14,000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व से संबंधित है। यह ताम्रपाषाण काल था, ठीक है। और ये ताम्रपाषाण काल का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मिट्टी के बर्तन पाए गए, कृषि उपकरण पाए गए और मानव दफन स्थल भी यहाँ पे मिले हैं। अतिरिक्त इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में ताम्रपाषाण काल का अर्थ कॉपर प्लस स्टोन एज, यानी कि ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब ही होता है भाई कॉपर, प्लस स्टोन एज, यानी कि इसमें स्टोन को भी ऐड किया गया था, ठीक है। जब पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग होने लगा था, उसी को हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। अन्य प्रमुख स्थल आहड़, गिलुंड, कायथा, नवदा टोली, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं। भाई आपसे ऑप्शन पूछ सकता है कौन से नवपाषाण युग के स्थल हैं इनमें से बताओ, ठीक है। तो पूछ सकता है भाई कि कौन सा नहीं है, तो एक आप चूज करो कि ये नहीं है। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो आपको याद रहने चाहिए और धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद होती जाएंगी। असम का श्वेतभ्रू गिबन, व्हाइट ब्राउड गिबन ऑफ असम। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। तो याद करना भाई, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि कौन सा है, श्वेतभ्रू गिबन, ठीक है, जो कि असम में पाया गया था। स्पष्टीकरण, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाइट ब्रोड गिबन का, जो कि असम में पाया गया था। हेलॉक गिबन, बहुत ही आसान है, हेलॉक या फिर हेलॉक गिबन इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का एकमात्र मानव भाव कपि है, एप है। यह केवल असम और उत्तर पूर्व भारत के वनों में पाया जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, मतलब अभी भी पाया जाता है। यह संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। मान भाव वे कपि जिनकी जैविक बनावट मानव जैसी होती है, जैसे कि गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका जो जैविक बनावट है वो मानव जैसा नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको
आपको इसको तो कट कर देना है और ऑप्शन आपका जो चौथा हो जाएगा बोलोगे कि भाई यही जैविक बनावट मानव जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद करना है और एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म प्रमाण। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है, शिवालिक जो पर्वतमाला है, हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है ना, वो है तो ये शिवालिक पर्वतमाला। यहाँ प्लीस्टोसिन काल के अनेक जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिले हैं। इन जीवाश्मों में हाथी, गैंडा, घोड़ा और आद्य मानव जैसे प्राणियों के अवशेष भी शामिल हैं। इसका महत्व क्या है? यह भारत में मानव विकास और जलवायु परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद कर देना भाई। मानव विकास और जलवायु परिवर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। भारत में मानव के प्रथम प्रमाण कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी से मानव के प्रथम प्रमाण मिले थे इंडिया में। जैसे कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। हथनोर नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है से होमो इरेक्टस की खोपड़ी स्कल मिलती थी। इसे नर्मदा मानव कहा जाता था, यानी कि नर्मदा मैन भी कहा जाता था। यह भारत में मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म प्रमाण है। कौन सा भाई? हथनोर। ठीक है, और नर्मदा मानव जो है ये भारत में सबसे प्राचीन जीवाश्म प्रमाण है। काल लगभग 2,50,000 से लेके 1,50,000 वर्ष पूर्व के बीच का। ठीक है, भारतीय जनसंख्या के प्रजातीय अध्ययन। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। ठीक है, तो भाई भारतीय नागरिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे? रिजले जो थे वो प्रथम अधिकारी थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। नाम हर्बर्ट होप रिजले, ICS अधिकारी और निर्वंश विज्ञानी। उन्होंने भारत की जनसंख्या को शारीरिक विशेषताओं, नस्ल इंडेक्स, स्कल टाइप के आधार पर जातियों वर्गीकरण यानी कि जातियों में वर्गीकृत किया था, इथनिक टाइप में बांटा था। ठीक है, यह वर्गीकरण बाद में ब्रिटिश इंडिया की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 1901 में लागू किया गया। सेंसस ऑफ इंडिया 1901 में लागू किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें मैं एक ही आपको वीडियो में बताते जा रहा हूँ, स्टैटिक जीके और साथ ही साथ आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में भी चीज़ों को आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाना। आधुनिक मानव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ये आपके रीजनिंग में भी आ सकता है। में यह अध्ययन शारीरिक नृविज्ञान फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का प्रारंभिक उदाहरण है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग की 30 मिनट की लगभग क्लास हो गई। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आप अच्छे से अगर आप देखे होगे तो इट्स ऑल ओके, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और इसका नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते जाना और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो क्लास है ना वो इंप्रूव होती जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्लासेस आने वाली हैं। तो बेसिक में 4-5 तक, मतलब 3-4 क्लास तक आप बने रहो। उसके बाद देखोगे डे बाय डे जो क्लास का पढ़ाने का जो तरीका है, साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी और इतनी अच्छी क्वालिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो यूट्यूब पे कहीं भी देखने को मिलेगी। इवन दो कि पेड क्लासेस में भी आपको इतने डेप्थ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा पढ़ाऊंगा भाई कि एग्जाम में ना टू द पॉइंट आएगा और जितने कठिन क्वेश्चन दे दो SSC या फिर रेलवे वालों, भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डेप्थ रिसर्च करके और कई सारे बुक से और कई सारे जो जेन्युइन सोर्स है वहाँ से बता रहा हूँ। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी PDFs और साथ ही साथ जो भी नए नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो टारगेट सीरीज है वो भी मैं टेलीग्राम पे स्टार्ट करूंगा। तो मेन जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखो और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको डाउट हो तो वो ड्रॉप कर दो। ठीक है, और इंस्टा पे भी आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करके मैसेज कर सकते हो कि भाई आपको क्या इशू है, पर्सनल मैसेज कोई भी कर सकते हो एग्जाम से रिलेटेड, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। तो अगला जो टॉपिक है वो होगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, और चीज़ों को मैं थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई। सिंधु सभ्यता हमारा अगला क्लास होगा तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो भाई इसीलिए एक टॉपिक को मैं आधे घंटे 40-40 मिनट तक पढ़ा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं 15 मिनट या फिर 10 मिनट का सिर्फ और सिर्फ PYQ करा के चला जाऊँ। नहीं, यहाँ पे मुझे भी मेहनत लग रहा है और आपको मेहनत लगेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना। और यार अगर आप नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वाइक करके और थोड़ा हाइप वाइप कर दोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इतना सारा PDF आप बनाने में देख रहे हो ना कितना ज़्यादा स्ट्रगल लगता है और मेहनत लगता है, और वो भी ऑफिस जॉब के साथ साथ और अपना खुद का पर्सनल वगैरह काम करने के साथ।